आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ITI सेकेंड ईयर क्लास 10 टारगेट ITI एग्जाम 2023। इस क्लास से संबंधित आप लोग को अगर PDF चाहिए या ऑनलाइन मार्क टेस्ट देना है तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाकर www.globaliti.org पे जाकर प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। आज हमारी 10वीं क्लास है। आज हमारी कौन सी क्लास है? 10वीं क्लास है। उसका पहला देखते हैं, एपिसोड पहला है। ये दिया हुआ है, व्हाट इज द नेम द पार्ट मार्क्ड एज एस। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि कोई एक स्पेसिफिक एरिया दे दिया जाता है और आपसे पूछता है कि इस पर्टिकुलर एरिया का क्या नाम है। जैसे बचपन में बता देते थे, आप लोग मान लेते थे महेश की आयु माना x, पता नहीं थी ना, जो चीज़ पता नहीं होती उसको x या कोई कुछ भी मान लें, फिर उसको फाइंड करने के लिए हम सूत्र अप्लाई करते थे और वैल्यू लास्ट में निकाल लेते थे तो पता हो जाता था x ये है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला हुआ है। जो आपको दिखाया गया है, ये कौन सा एरिया दिखाया गया है फिगर में, आप लोग फिगर में देखकर ही जान गए होंगे कि ये हमारा कौन सा पार्ट है। ये हमारी स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग, ठीक है। ये हमारी कौन सा है? स्लिप रिंग। तो इसका राइट आंसर हो गया 136 का डी नंबर। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ AC कॉइल वाइंडिंग। ये वाइंडिंग दी हुई है। अभी हमने पिछली क्लासों में वाइंडिंग के बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। लगभग जितनी सारी क्लासें पढ़ी आप उनको पीछे एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कौन सी वाइंडिंग है। आप फिगर देखकर ही जान जाएंगे कौन सी वाइंडिंग है। फिलहाल इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ये आपकी होल वाइंडिंग है, ठीक, पूरे कुंडलन, क्योंकि ये कंप्लीट करती है। ये होल वाइंडिंग, होल कॉइल वाइंडिंग है। तो 137 जो आपका नंबर है, इसका राइट आंसर है बी, होल कॉइल वाइंडिंग, होल कॉइल वाइंडिंग। उसके बाद चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉइल वाइंडिंग। देखिए हमने बताया कि वाइंडिंग का शेप देखकर ही आप जान जाएंगे। अभी पिछली क्लासों में हमने कई बार ऐसे क्वेश्चन कराए हैं। तो जो ये वाइंडिंग है इसको शेप देख के आपको बताइए। अब आपने कभी देखा है हीरा, देखा है कि नहीं देखा आपने कभी हीरा देखा है? कुछ उसका हेक्सागोनल टाइप शेप होता है, डायमंड शेप। डायमंड अगर कुछ लोग पहनते हैं डायमंड रिंग वगैरह, उनसे जाके थोड़ा देखिएगा, जो नहीं देखे हैं यूट्यूब मोबाइल गूगल में सर्च करना, तो आप थोड़ा सा देखिएगा। तो जो हमारी ये वाइंडिंग दिख रही है किस शेप में बनी हुई है? डायमंड शेप में बनी हुई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कंसेंट्रिक कॉइल वाइंडिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है कि एक दूसरे मतलब हर जगह से डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था होती है। जो है जितनी हमारी वाइंडेड होती है मतलब वितरित होती है, वो वितरित नहीं है ये, ठीक है। और ये कौन सी है? डायमंड मेश है, डायमंड मेश शेप, डायमंड मेश शेप्ड है। ये हमारा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? व्हाट इज द नेम ऑफ कॉइल वाइंडिंग। कुंडली वाइंडिंग का क्या नाम है? ये डायमंड मेश शेप्ड कॉइल वाइंडिंग है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हिच स्पीड इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस स्पीड इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। देखो हमने कल भी बताया था, ये हम मान लेते हैं सिंक्रोनस मोटर ऐसी मोटर है जो उसकी रोटर स्पीड और स्टेटर स्पीड, मतलब उसकी जो हमारा इनपुट आउटपुट कह दे या नहीं, इनपुट आउटपुट हाँ बोल सकते हो, इनपुट आउट बोल सकते हो। जो इनपुट में स्पीड है, जो आउटपुट में स्पीड है, मतलब स्टेटर स्पीड और रोटर स्पीड दोनों जो है सेम होती है। NS = 120 F/A, मतलब उनमें लॉसेस नहीं होते, बिल्कुल उनका सिंक्रोनिंग जो है कंप्लीट होता है। तो NS = 120 F/P। लेकिन हमारी जो ये इंडक्शन मोटर है 3 फेज, थोड़ी मतलब एक ऐसी कंडीशन हम कर दें कि स्लिप का मान लगभग 0 हो जाए। मतलब कभी स्लिप का मान कभी 0 हो नहीं सकता, थोड़ी ना थोड़ी स्लिप होगी ही होगी, हमेशा होगी थोड़ी ना स्लिप, क्योंकि यदि कोई भी पार्ट हो और रोटेटिंग पार्ट है तो उसमें स्लिप तो होनी ही होनी है। लेकिन एक ऐसा कुछ अरेंजमेंट करें स्लिप लगभग निग्लेजिबल हो जाए स्लिप का मान, तो उस समय जो हमारी इंडक्शन मोटर है वो अपनी रेटेड स्पीड को पाने ही वाली होती है, पाती नहीं है, रेटेड स्पीड को पाने ही वाली होती है। अगर रेटेड स्पीड पा लेगी तो सिंक्रोनस स्पीड कहलाएगी। तो लगभग वो सिंक्रोनस स्पीड को पा जाती है, मतलब अपनी रेटेड स्पीड को पा ही लेती है। तो इसलिए हम इंडक्शन मोटर की जो रेटेड स्पीड है उस स्पीड के लगभग पहुंचने वाली स्पीड को हम सिंक्रोनस स्पीड बोल सकते हैं। और कह सकते हैं कि हाँ, इंडक्शन मोटर भी एक प्रकार की सिंक्रोनस ऐसी मोटर है जिसमें सिंक्रोनस स्पीड वो अपनी हासिल कर सकती है, लेकिन कभी इन प्रैक्टिकल करती नहीं है। वही बोला हुआ है कि व्हिच स्पीड इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस स्पीड इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। कौन सी स्पीड होती है? वही स्पीड होगी जब बिल्कुल वो अपनी रेटेड स्पीड को पाने वाली होती है। पाती कभी नहीं है, पाएगी तो है ही नहीं, क्योंकि लॉसेस उसमें हैं। तो अपनी जो रेटेड स्पीड उसको पाएगी नहीं, लेकिन पाने ही वाली होती, लगभग पा लेती है, ठीक है।
3 कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है? तो यहाँ पे बोला है नो लोड स्पीड, बोला है फुल लोड स्पीड, बोला है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड, फिर बोला है रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर एंड रोटर, ये बोला है। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड। जो उसका मैग्नेटिक फील्ड है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड है, वो बिल्कुल अपने रेटेड स्पीड से घूमता है, लेकिन वो अपने पूरी रेटेड स्पीड से घूमता है। भले ही उसका रोटर उतना रेटेड स्पीड ना घूमे, लेकिन जिसकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो पूरी अपनी रेटेड स्पीड से घूमती है। तो इसलिए कह सकते हैं जो हमारी इंडक्शन मोटर है उसका जो रोटर मैग्नेटिक फील्ड है वो सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा रोटर मैग्नेटिक फील्ड स्पीड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को घुमाते हुए, जो दिया हुआ है। 139 का राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 140 का। व्हाट इज द नेम ऑफ स्टार्टर सिंबल? इस स्टार्टर सिंबल का नाम क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ऑटोमेटिक स्टार्टर। देखिए, अगर बेसिकली बात की जाए स्टार्टर की, तो स्टार्टर का सिंबल ऐसे होता है। कोई सी भी मोटर का स्टार्टर ऐसे उसका सिंबल होता है, मोटर की स्टार्टर का सिंबल ऐसे होता है। अब पूछ लिया है, जैसे DOL पूछा है, तो DOL का स्टार्टर कैसे होगा, उसमें हम सिर्फ DOL मेंशन कर देंगे, या ऐसे कुछ दिया होगा तो आप जान जाएंगे कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है। बाकी स्टार्टर सेम ऐसे होते हैं, सभी स्टार्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे ही बनेगा। और जब DOL की बात होगी तो आपके एग्जाम में लिख देगा, ऐसे बनाने के बाद लिख देगा DOL, ठीक है, लिखेगा। बाकी जो मोटर का स्टार्टर का सिंबल होता है नॉर्मली तौर पे सभी सिर्फ ऐसे ही होता है। अब अलग अलग उसकी स्पेसिफिक पहचान है जिसको हम बताएंगे। ये पूछा है कि ये कौन सा स्टार्टर सिंबल दिया हुआ है। चलो ठीक है, हम थोड़ा सा और इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। एक हमारा होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर, एक होता है हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे होता है? कुछ इस टाइप का बना होता है, ऐसे त्रिभुज बनेगा, उसके भीतर डिवाइडेशन होता है ऐसे। ये हमारा हो जाता है स्टार डेल्टा स्टार्टर। आप लोग याद रख लीजिए, एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। ये हमारा हो गया स्टार डेल्टा, और ये हमारा हो गया DOL। ये हो गया हमारा नॉर्मली की ओर, जैसे अगर दे दे मोटर स्टार्टर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोई मैच कर रहा है, सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा का सिंबल ऐसे होता है। तो बचा आपका कौन सा? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये कौन सा है? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। इसका यूज कहाँ होता है? 20 HP से ऊपर की मोटरों में यूज करते हैं, ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन बोला है मेंड्रेल वायर फीड, वायर गाइड्स, स्पूल कैरियर और एक एक्स दिया हुआ है, वही चीज पूछा है। एक पर्टिकुलर एरिया दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, ये हमारी शाफ्ट का एक धुरा है धुरा है, फिगर में सही से दिया हुआ नहीं है, ठीक है। और यही पूछा है आपसे कि ये कौन सी चीज है, ठीक है। तो जब हमने बता दिया कि ये धुरा है, तो इस ऑप्शन में देखिए कहीं पे लिखा हुआ है खराद का धुरा, तार का चारा, तार गाइड, स्पूल वाहक, मेंड्रेल, यही सही है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ 6 पोल स्टार्टर ऑफ मोटर। अभी तो हमने बताया था, आपको एक फार्मूला बताया था 180 इंटू पी, 180 इंटू पी बोला था ना आपको। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल डिग्री, इलेक्ट्रिकल डिग्री थीटा ही पूछा है, थीटा ही पूछा है। बहुत मतलब बेसिक तरीके से बताएंगे, कभी आपको ये नहीं करेंगे कि अब न्यूमेरिकल आ गया तो हम जंप कर दें। आपने बहुत जगहों पे देखा, जैसे न्यूमेरिकल आता है इसका सी सही है, अपना देख लेना। हमें लगता है कि हम बताते हुए चले, हमसे ही बहुत से बहुत गलती ही तो होगी समझाते समय, लेकिन आंसर फाइनली निकलेगा। जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, हो सकता है कभी कभी कुछ वैल्यू ऊपर नीचे हो जाए तो कट करने में या सोल्यूशन निकालने में पॉइंट 2 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका सोल्यूशन निकलेगा नहीं। तो जब भी न्यूमेरिकल आएगा वहाँ पे मैं और ज़्यादा रुक जाऊँगा। बाकी जगहों चाहे मैं एक बार आगे निकल जाऊँ, लेकिन जब भी न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा वहाँ पे बिल्कुल मैं स्लो स्पीड में चलूँगा, ताकि आप लोग बिल्कुल क्लियरली जान जाओ, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली पोल कितने हैं? पी पोल हमारा है, इसको पोल है, पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं पोल से। ये कितने दिए हुए हैं? ये 6 दिए हुए हैं। और आपका क्या बोला है? और आपकी जो ये होती है थीटा इज इक्वल टू, जो फार्मूला है आपका 180 इंटू 6 हो जाएगा। तो 18 छक्का 108,
ये आपका आ जाएगा 0 उधर जाएगा 1080 आ जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर होगा, कहीं पे दिया है 1080। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉइल पर फेज, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉइल पर फेज पर पेयर ऑफ पोल 3 फेज मोटर हैविंग 2 पोल 24 स्लॉट 12 कॉइल, ये दिया हुआ है। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल हिम्मत से काम लेना है, आपको घबराना नहीं है, सारी वैल्यू एक एक करके लिख लेना है। ठीक है, बहुत से बहुत इतना ही तो होगा कि क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, लेकिन इसके लिए कोई आपको जेल में डालने नहीं जा रहा है, ना कोई सजा देने जा रहा है। लेकिन जब भी क्वेश्चन है उसे 2 बार पढ़ो, उसके बाद जितनी वैल्यू गिवन है उनको निकलो, जो फाइंड करना है उसे पानो। बोल रहा कि फाइंड क्या करना है, आपको बोला है कॉइल पर फेज निकालना है। कैलकुलेट द कॉइल पर फेज, पहले ही लिख दिया है कैलकुलेट द कॉइल पर फेज। क्या निकालना है आपको, कॉइल पर फेज, कॉइल पर फेज, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, दिया क्या है, हैविंग 2 पोल, P बराबर कितना दिया है 2, S बराबर क्या दिया है स्लॉट 24, ये भी कर लेते हैं। फिर कॉइल कितनी दिया है C, कॉइल कितनी दिया है 12। ठीक है, उसके बाद और कुछ दिया है, और कुछ नहीं दिया। पूछा है कॉइल पर फेज, कॉइल पर फेज पूछा है, तो कॉइल पर फेज कहाँ पे है, इस क्वेश्चन का अप्लाई कॉइल पर फेज पूछा है। 2 पोल 24 स्लॉट 12 कॉइल पूछा है, कॉइल पर फेज क्या होगा। अब देखिए इसमें हम सूत्र अप्लाई करेंगे, कॉइल पर फेज दिया है, और फेज कहाँ है आपका, अभी एक चीज़ हमने लिखी नहीं है, वही तो मैं सोच रहा था क्या छूट रहा है। अगर हमें सारी चीज़ें पता नहीं होंगी तो फार्मूले में रखेंगे कैसे। पर फेज दिया है, तो यहाँ पे कहीं फेज दिया है, कौन सी मोटर है 24 कला कुंडली 12 कुंडली मोटर की संख्या की 3 प्रति फेज, प्रति पोलों को जोड़ा बताइए। कहीं पे दिया है फेज, मुझे दिख नहीं रहा, ये दिया हुआ है 3 फेज। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉइल पर फेज पर पेयर ऑफ पोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, साफ साफ लिखा हुआ है 3 फेज इंडक्शन मोटर। देखिए ये लिखा हुआ है त्रिकला, ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, त्रिकला क्या क्या दिया है सब चीज देखिए। फाइंड करना है कॉइल पर फेज, दिया है 24 पोल, और दिया है ये क्या दिया है 3 फेज मोटर हैविंग 2 पोल। अच्छा 24 स्लॉट दिया है, 12 कॉइल दिया है। ठीक है, अब हमने क्या ले लिया फेज, फेज कितने हैं हमारे 3। कॉइल पर फेज पूछा है, कॉइल पर फेज, कॉइल पर फेज पूछा है तो कुछ करना नहीं है, बेसिकली 12/3 = 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टार्टर। अभी मैंने बताया है कि ये स्टार डेल्टा स्टार्टर, मैंने पीछे विवरण बताया है स्टार डेल्टा स्टार्टर है। इसका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे होता है। अभी अभी जस्ट इसके सेकंड बैक क्वेश्चन में जाएंगे, बैक सेकंड बैक जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे ये हमारा कौन सा है, स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द पिच फैक्टर। पिच फैक्टर निकालने के लिए कौन सा फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, पिच फैक्टर फाइंड करना है। पिच फैक्टर के लिए हमने कल बताया था वाइंडिंग पिच अपान पोल पिच, वाइंडिंग पिच अपान पोल पिच, नंबर ऑफ वाइंडिंग पिच अपान पोल पिच। पिच फैक्टर फाइंड करने का फार्मूला है हमारा वाइंडिंग पिच अपान पोल पिच। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ पोल पिच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्लॉट इन एसी वाइंडिंग। पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापते हैं, पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग के रेफरेंस में कैसे नापते हैं, ये पूछा है। तो इसका फार्मूला भी मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो है हमारी पोल वाइंडिंग जो होती है नंबर ऑफ स्लॉट इन द स्टेटर अपॉन नंबर ऑफ पोल। ठीक है, पूछा है वाइंडिंग स्लॉट संदर्भ में कैसे मापा जाता है, हाउ पोल पिच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्लॉट इन एसी वाइंडिंग। तो एसी वाइंडिंग कौन सा है, नंबर ऑफ स्लॉट इन द नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री अपॉन नंबर ऑफ स्लॉट, ये बोल रहा थीटा ई अपॉन एस। नहीं, ये नहीं होता, ये फार्मूला गलत है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्लॉट टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री, ये भी गलत है, ये भी गलत है। नंबर ऑफ स्लॉट इन द स्टेटर अपॉन नंबर ऑफ पोल, ये सही है। इसका राइट आंसर जो है, अभी मैंने कल बताया था, इसका फार्मूला आप लोग को लिखाया था, नंबर ऑफ स्लॉट इन द स्टेटर अपॉन नंबर ऑफ पोल, ये इसका राइट आंसर होगा 146 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 147, व्हाट इज द फार्मूला कैलकुलेट द मीन सर्कमफ्रेंस
द कॉइल, कॉइल का की औसत परिधि मापने के लिए बोल रहा है कौन सा फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। हमने कल बताया था एल एम इक्वल टू मीन बोला है ना, मीन सर्कम्फ्रेंस कॉइल की औसत परिधि के लिए एल इन प्लस एल आउट अपान टू सी एम। ठीक है, इसका राइट आंसर अभी हमने कल बताया था। ये सारे फार्मूले हमने पिछली क्लासों में बताए हुए हैं, वहाँ से आप एक बार देख लीजिए। सिर्फ फार्मूला पूछा है, मैं नहीं चाहता यहाँ पे डेरिवेशन बताऊँ उसका। अगर फार्मूला पूछा है, आप फार्मूला एक बार देख कर जाएंगे तो वहाँ पे देखते ही आपको पता चल जाएगा कौन सा फार्मूला किस प्रश्न का है और आप इजीली आप कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ AC 3 फेज इंडक्शन मोटर। अभी सिंक्रोनस स्पीड पूछा है हैविंग 6 पोल एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ज 50 हर्ज 50 हर्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुव वाले AC 3 फेज इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड बताइए। सब कुछ उसने दिया है। फार्मूला जहाँ पर भी न्यूमेरिकल पोर्शन होगा वहाँ पे मैं थोड़ा सा स्लो हो जाऊँगा ताकि चीज़ें आपकी एकदम क्लियर हो जाए। हो सकता है कि मुझे बताते समय थोड़ा सा कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो जाए, तो उसके लिए आप लोग पेशेंस बनाइए। और क्योंकि हम जो है चाहते हैं आंसर बिल्कुल सटीक निकाल के आगे बढ़ें। अब हमारा जो फार्मूला क्या बोलता है, हमने बताया था आपको NS इक्वल टू बोलता है 120F/P। ठीक है, ये फार्मूला हमारा कहता है। अब NS इक्वल टू 120F/P हम पुट करते हैं। NS हमारा क्या है, सिंक्रोनस स्पीड है। 120 हमने फार्मूला से लिया है, F हमारी दिया है 15 अपान नंबर ऑफ पोल कितने दिए हैं, नंबर ऑफ पोल कितने दिए हैं, नंबर ऑफ पोल कहीं दिए हैं, नंबर ऑफ पोल व्हाट इज द सीक्वेंस सिंक्रोनस स्पीड ऑफ 3 AC हैविंग 6 पोल, ये दिया हुआ है, 6 पोल दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको निकाल दीजिए, कितना आएगा करिए आप लोग। बाकी बहुत तो ईजी है, कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। कितना होगा ठीक है, कितने RPM निकलेंगे आपके, कितने RPM निकलेंगे आपके, देखिए आप लोग कर करके कुछ निकल रहा है, कोई आंसर मैच कर रहा है आपका, देखिए। अच्छा यहाँ पे 50 हर्ज है, वही तो बोल रहा हूँ 5 कैसे है। ठीक है, आपका ये राइट आंसर आएगा 1000 RPM, 1000 RPM आपका आएगा। ये बोला हुआ है 50 हर्ज, मैंने 5 यहाँ पे लिख दिया था, तो आपका जो राइट आंसर होगा कितना आ जाएगा, 1000 RPM। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट द परसेंटेज स्लिप इन अ 3 फेज इंडक्शन मोटर हैविंग 6 पोल्स। फिर सब बोल रहे हैं कि जब भी क्वेश्चन आपको मिले आप तुरंत जो है सारी चीज़ें वैल्यू उसकी 1 by 1 सीक्वेंस में आप लिख लीजिए। बोला हुआ है, क्या बोला है, कैलकुलेट द परसेंटेज स्लिप पूछा है। परसेंटेज स्लिप आपको फाइंड करनी है, परसेंटेज स्लिप आपको निकालनी है। फेस आपका कितना है 3 फेस है। ठीक, और बोला है इंडक्शन मोटर हैविंग 6 पोल, पी कितने हैं आपके, पी आपके कितने हैं 6 है। और आपकी क्या है जो स्पीड है, रोटेटिंग स्पीड, रोटेटिंग एक्चुअल रोटेटिंग स्पीड कितनी है 960 है, 960 है। कौन सी, एक्चुअल रोटेटिंग स्पीड, एक्चुअल रोटेटिंग स्पीड 960 है। रोटेटिंग का मतलब NR, रोटेटिंग 960 है। अब पूछा है कला इंडक्शन मोटर प्रतिशत स्लिप की गणना करें, परसेंटेज स्लिप निकालनी है। परसेंटेज स्लिप निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या निकाल लें, परसेंटेज स्लिप निकालने से पहले सबसे पहले हम क्या निकाल लें, NS निकाल लें, NS निकाल लें। इसका कितना आएगा, क्योंकि जब हमें सिंक्रोनस स्पीड पता होगी और रोटर स्पीड पता होगी, भाई हम ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसको फाइंड करने के लिए हमें सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड दोनों आनी चाहिए। यदि दोनों में से एक भी अननोन है तो सबसे पहले हम उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे। सिंक्रोनस स्पीड हमारी क्या होती है, बताए थे आपको 120F/P, 120F/P है, तो 120 है, F कितना दिया हुआ है, F दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। ठीक है, वही चीज़ है 120 × 50 अपान P कितना दिया हुआ है, P हमारे 6 दिया हुआ है, तो 1000 RPM आएगा लगभग, 2 पंचा के 10, 1000 RPM निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो हमने निकल के आया, हमारी सिंक्रोनस स्पीड निकल के आई 1000। अब हम इसको चुपचाप रख लेंगे। आप लोग एक बार क्लियरली देख लीजिएगा,
एनएस पहले सबसे पहले हमने क्या निकाला है, सिंक्रोनस स्पीड निकाली है, क्योंकि हमें स्लिप निकालने के लिए सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड दोनों फाइंड होनी चाहिए। एनएस पहले हमने निकाल लिया 120 एफपी से, ये कितना निकल के आएगा 120 मल्टीप्लाई 50/6 कट जाएगा 1000 आरपीएम आएगा। ठीक है, आपकी जो सिंक्रोनस स्पीड आई कितनी आई 1000 आ गई। ठीक, 1000 आ गई। अब आपको एनआर पता है, एनएस भी पता हो गया। ठीक है, एनएस भी पता हो गया। अब इसको हम जो इसका मेन फार्मूला होता है, मेन फार्मूला आप लोग जानते हैं, इसका मेन फार्मूला क्या होता है स्लिप का, परसेंटेज स्लिप निकाल रहे हैं ना, परसेंटेज स्लिप का क्या होता है एनएस माइनस एनआर अपान एनएस इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज स्लिप निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एनएस माइनस एनआर, एनएस हमारी कितनी है 1000 है, एनएस हमारी कितनी है 1000 माइनस एनआर कितनी है 960 अपान एनएस, फिर से रखेंगे मल्टीप्लाई 1000। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं फिलहाल, ताकि आप लोग को ये न्यूमेरिकल दिखे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको दिख रहा है मल्टीप्लाई किससे किए, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई 100। अब हमारी जो एनएस है वो भी कितनी है 1000 है ना, एनएस हमने बताया था आपको, जो सिंक्रोनस स्पीड है वो कितनी है 1000 है, तो हमने यहाँ पे रख दिया 1000। ठीक है, रख दिया ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा सॉल्व करने के बाद आएगा आपका 40/1000 मल्टीप्लाई 100। तो लगभग कितनी स्लिप बनेगी आपकी, कटपीट करेंगे तो आपका आंसर आएगा मेरे हिसाब से 4%। ठीक है, 4% आएगा, 0.4 × 100, हाँ 4% आएगा 0.04। ठीक है, व्हाट इज द रोटर फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। पूछा है कि स्टार्टिंग के समय फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, कौन सी फ्रीक्वेंसी पूछा है, रोटर, व्हाट इज द रोटर फ्रीक्वेंसी। रोटर फ्रीक्वेंसी हम बता दें कि ये बात जब यहाँ पे होने लगे सिंक्रोनस की, क्या बोला है 3 फेज स्क्वायरल केज, जब कोई सी भी हो हमारी सिंक्रोनस मोटर हो इंडक्शन मोटर हो, क्योंकि हमारा जो सप्लाई सिस्टम है 50 हर्ट्ज होता है या 60 हर्ट्ज, या जो इंडिया का सप्लाई सिस्टम 50 हर्ट्ज है, जो कहीं पे अमेरिका वगैरह में है 60 हर्ट्ज है, बांग्लादेश का नहीं पता, वहाँ पर भी शायद 60 हर्ट्ज चलता है। तो देखिए हमें जो मतलब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतने ज़्यादा साइकिल होंगे, जितने ज़्यादा साइकिल होंगे उतना ज़्यादा काम होगा। हम लोग 50 हर्ट्ज पे इसलिए काम कर रहे हैं, अभी कुछ जगहों पे हमने 60 हर्ट्ज का इम्प्लीमेंट शुरू कर दिया है, लेकिन 50 हर्ट्ज जितने हमारे मतलब पुराने समय में हमारे उपकरण विदेश से आए थे वो मैक्सिमम जो है 50 हर्ट्ज पे काम कर रहे हैं। अब हमें अगर 60 हर्ट्ज के न्यू इक्विपमेंट खरीदने हैं या खरीद लें तो हमें बाकी जो इक्विपमेंट है उनको जो है डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे या फेंकने पड़ेंगे या तो फिर उनको वापस करना पड़ेगा। तो इसलिए आज भी हमारा भारत 50 हर्ट्ज पे काम कर रहा है, लेकिन वो मजबूरी है हमारी, सिर्फ हमें पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा। अगर हम 50 हर्ट्ज के ऊपर साइकिल वाले इक्विपमेंट यूज करना चाहें तो उसके लिए पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा। अभी हम इतने कैपेबल नहीं है कि पूरा सिस्टम बदल दें। तो ठीक है, वो तो बात की बात है। जब हम बता दिए ना कि अगर एक सिस्टम 50 हर्ट्ज पे है, हमारी सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी की मतलब स्टेटर की हमारी 50 हर्ट्ज है, तो रोटर की भी हमारी 50 हर्ट्ज ही होगी। तो इसका मतलब व्हाट इज द रोटर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। 3 खला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर क्या रोटर आवृत्ति क्या होगी, तो ये उसके जस्ट बराबर होगी। वो बोले ना अगर यहाँ पे 60 हर्ट्ज होगा तो वो भी 60 हर्ट्ज होगा, अगर वो 50 होगा तो 50 होगा, कहीं पे इक्वल दिया होगा, इक्वल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी 3 टाइम लेस देन द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, 3 टाइम मोर देन द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, √3 टाइम लेस देन सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो जो हमारा 150 क्वेश्चन का है हमने बोला था SR इक्वल टू हमेशा SF होगा, SR इक्वल टू SF, SR इक्वल टू स्टेटर फ्रीक्वेंसी बटे रोटर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हमारा आज का राइट आंसर हो जाएगा इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। सप्लाई फ्रीक्वेंसी को ऐसे बोल सकते हैं SF, इसको हम स्टेटर फ्रीक्वेंसी बार बार बोल रहे हैं, सप्लाई फ्रीक्वेंसी SF बराबर SR, रोटर कहाँ पे दिया, हाँ रोटर, दोनों इक्वल हो जाएंगे।
इसका मतलब कहने का दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर होगी। अभी बताया ना आपको कि हमारे एक इक्विपमेंट की यदि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो उसके माध्यम से जितने इक्विपमेंट चलेंगे उनका सबका पल्स हमें टाइम ऑफ पल्स 50 हर्ट्ज ही रखना पड़ेगा। तो इसलिए ये इसका राइट आंसर होगा इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर। ये रहे हमारे आज के शानदार धुआंधार 15 क्वेश्चन। उसके बाद मिलेंगे अगले सीरीज में 151 के साथ, नए एपिसोड के साथ। जिस प्रकार आप यूट्यूब पर रील्स देखते हैं, नाटक देखते हैं, उसी तरीके मेरा भी ये लेक्चर एपिसोड के रूप में देखिए। लास्ट टाइम के लिए मत छोड़िए, नहीं तो प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा हो जाएगा। चलते हैं। अगर आपको इस चैनल से कुछ जानकारी अच्छी मिल रही है तो लोगों को, अपने मित्रों को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि उनको भी लाभ मिले जो लोग सुविधाओं से वंचित हैं। नमस्कार।